चलिएगा, तो हम गौर करते हैं पहले रूलर जो इस सल्तनत के थे, या इस वंश, सॉरी सल्तनत नहीं, इस वंश के पहले शासक गयासुद्दीन तुगलक। किस वंश के पहले शासक? तुगलक वंश के पहले शासक। तुगलक डायनेस्टी ने शासन किया 1320 से 1440 तक, यानी 1414 तक। और इस वंश के पहले ही शासक कौन हुए हैं? गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक शासक बनने से पहले गवर्नर हुआ करते थे, कहाँ के? दीपालपुर के। दीपालपुर के गवर्नर होने से पहले मुल्तान के गवर्नर थे, उन्हें बाद में दीपालपुर का गवर्नर बनाया गया था। तो जिस समय वो शासक बने उसके जस्ट पहले वो क्या थे? गवर्नर थे या राज्यपाल थे, कहाँ के? दीपालपुर के। दीपालपुर और मुल्तान ये दोनों ही जगह आज के समय पाकिस्तान में आती है, यानी पंजाब वाले क्षेत्र में। इनके बारे में कहा जाता है कि इन्होंने 18 बार या 20 बार, कई बुकों में 29 भी लिखा है, 18, 20 या 29 बार मंगोलों को पराजित किया था। और देखिए ये इन्हें उसी जगह पर अपॉइंट किया गया था गवर्नर बनाकर जहां से मंगोलों के अटैक करने का रास्ता था। इट मीन्स कि खिलजी डायनेस्टी के ये गवर्नर थे, यानी खिलजी डायनेस्टी के सुल्तानों को इनके ऊपर या इनके युद्ध कौशल के ऊपर काफी ज्यादा, इनके मार्शल आर्ट के ऊपर काफी ज्यादा क्या था? यकीन था, काफी ज्यादा विश्वास था, भरोसा था इन पर। दैट्स व्हाई ही वाज अपॉइंटेड वेरी टेक्टिक प्लेस। एक जो महत्वपूर्ण टेक्टिकल प्लेस था, जो मुख्य क्षेत्र था, उस जगह पर इन्हें अपॉइंट किया गया था। समझ गए? रणनीतिक दृष्टि से जो महत्वपूर्ण क्षेत्र था, जहां से एंट्रिंग होती थी किसकी? मंगोलों की। क्लियर? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। गयासुद्दीन तुगलक फर्स्ट रूलर जिन्होंने ज्यादा समय तक शासन नहीं कर पाया, ओनली 5 ईयर ही रूल किया, 1320 से 1325। इट मीन्स ओनली 5 ईयर ही ये शासन कर पाए। और फिर एक ऐसे सरकमस्टेंसेस रहे कि उसमें उनकी क्या होगी? मृत्यु हो गई या डेथ हो गई। चलिए तो डिस्कस कर लेते हैं गयासुद्दीन तुगलक को। सबसे पहली बात तो, अच्छा, शासक बनने से पहले क्या थे? गवर्नर थे। और इनके समय पर क्या हुआ था कि खिलजी वंश के ही जो शासक थे, मुबारक खिलजी, उन्हीं की हत्या कर दी थी। उन्हीं के एक गुलाम ने, हम बात कहें कि उन्हीं का एक पार्टनर हुआ करता था जिसका नाम था खुसरो शाह, यानी निजामुद्दीन खुसरो शाह। उसने हत्या कर दी थी। और फिर इन्हीं के एक पुत्र हुआ करते थे, गयासुद्दीन तुगलक के ही एक पुत्र थे जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो जोना खान के नाम से, पहले उनका नाम जोना खां था, बाद में मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। तो जोना खां क्या थे कि जोना खां एक बहुत बड़ी पोस्ट पर थे। कहां पर? दिल्ली सल्तनत में। खिलजी वंश के समय वो एक बड़ी पोस्ट पर थे और उन्होंने ही असिस्ट किया था, इनके पुत्र ने, इनके बेटे ने ही इनसे असिस्ट किया था, इन्हें असिस्ट किया था कि वो अटैक कर दें किस पर? दिल्ली के ऊपर। और दिल्ली में जो अभी बैठा हुआ शासक है, इसे उसकी पोस्ट से हटा दें, क्योंकि वो एक तो पहली बात तो कि वो मूल रूप से हिंदू था, दूसरा उसने खिलजी वंश के सभी उत्तराधिकारियों की हत्या कर दी थी। इसी कारण वो सारे ऑफिसर नाराज थे। क्लियर? चलिए, तो सबसे पहली बात तो इन्होंने क्या किया था? खुसरो खान को हरा दिया था और उसको मारकर दिल्ली सल्तनत पर अपना नियंत्रण करके तुगलक डायनेस्टी स्टेब्लिश की थी। पहला ही पॉइंट। ही वॉज ऑल्सो फेमस एज गाजी मलिक, या हिज ओरिजिनल नेम वॉज गाजी मलिक। इनका ओरिजिनल नाम क्या है? गाजी मलिक। और अब इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, हो सकता है ये टाइटल भी हो, एक उपाधि भी है गाजी मलिक, या हम बोल सकते हैं इन्हीं की उपाधि हुआ करती थी गाजी मलिक। और अब आप लोगों को कोई डाउट इस बात पे नहीं होना चाहिए कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गाजी, गाजी का क्या अर्थ होता है, और सभी को क्लियर होगा। गाजी मीन्स द पर्सन हु किलिंग, अ पर्सन हु किलिंग ऑफ ऐसा व्यक्ति जो मारता है किन्हें? गैर मुस्लिम्स को। क्लियर? अ पर्सन हु किलिंग नॉन मुस्लिम, जो नॉन मुस्लिम को मारे उन्हें क्या कहा जाता है? गाजी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। ही वॉज द फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। ही वॉज अ फाउंडर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। तुगलक वंश के ही क्या है? संस्थापक हैं। ठीक है, पहले भी बता चुका हूं। अगला पॉइंट, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान, सॉरी एक और पॉइंट है ना, वो पॉइंट डिस्कस करने से पहले एक पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट, ही स्टेब्लिश अ सिटी नियर दिल्ली। इन्होंने दिल्ली के आसपास या दिल्ली में ही एक सिटी स्टेब्लिश की, दैट वाज नोन एज तुगलकाबाद। तो ध्यान रखिए, ही स्टेब्लिश अ न्यू सिटी इन दिल्ली दैट इज नोन एज तुगलकाबाद। तुगलकाबाद शहर को स्थापित करने वाले व्यक्ति का नाम था गयासुद्दीन तुगलक। ध्यान रखिए, ही स्टेब्लिश अ सिटी तुगलकाबाद इन सिटी, ये क्या है? एक सिटी है, एक शहर है, दैट वाज एस्टेब्लिश्ड बाय गयासुद्दीन तुगलक नियर दिल्ली। यहीं पर इन्होंने एक फोर्ट भी बनवा दिया था, तुगलकाबाद में ही इन्होंने एक किला भी बनवा दिया था जिसका नाम था 56 कोट फोर्ट, यानी 56 कोट दुर्ग। ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। ही कंस्ट्रक्टेड अ फोर्ट इन तुगलकाबाद दैट इज नोन एज 56 कोट। तो 56 कोट दुर्ग
या 56 कोट फोर्ट बनवाया था इन्होंने तुगलकाबाद में, बात ध्यान रखना। चलिए आगे चलते हैं और अगले पॉइंट के ऊपर गौर करते हैं। ही वॉज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत, यह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं, यह दिल्ली सल्तनत के पहले शासक हैं हु कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स फॉर इरिगेशन, जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का क्या कराया था, निर्माण कराया था। तो ये बात और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आ जाता है, ही वॉज फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली सल्तनत हु कंस्ट्रक्टेड कैनाल्स फॉर या हु बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन, इन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कराया था। ही कंस्ट्रक्टेड या ही बिल्ट कैनाल्स फॉर इरिगेशन। तो ध्यान रखिएगा, भारत में सबसे पहले या इंडिया में सबसे पहले नहरें बनवाने का काम किसने किया है, गयासुद्दीन तुगलक नहीं। और ऐसा क्वेश्चन भी आता है कि सबसे पहले नहर बनवाने वाला वंश कौन सा था, क्योंकि इसी वंश के एक शासक आएंगे फिरोज शाह तुगलक, जो कई सारी नहरों का काम करवाएंगे, कई सारी नहरें बनवाएंगे। तो ध्यान रखिए, नहरें बनवाने पर सबसे ज्यादा फोकस करने वाला जो वंश था वो कौन सा था, वो था तुगलक वंश। चलिए अगला पॉइंट पे गौर करते हैं। इन 1323 1323 में, इन 1323 में इन्होंने अपने बेटे को, अपने पुत्र को, जिसका नाम था जोना खां, समझ गए, इन्होंने अपने बेटे को जोना खां को, ही सेंट हिज सन फॉर अ मिशन, इन्होंने अपने बेटे को एक मिशन पर भेजा। कहाँ के मिशन पर, तेलंगाना के मिशन पर। ही सेंट हिज सन फॉर अ मिशन ऑफ तेलंगाना। और इनका बेटा जिसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक या उस समय जोना खां, उन्होंने तेलंगाना को अगेन क्या कर लिया, कॉन्कर कर लिया, अगेन क्या कर लिया, तेलंगाना पर विजय हासिल कर ली। क्लियर। और तेलंगाना अगेन से पार्ट बन गया किसका, दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि खिलजी वंश के समय तो तेलंगाना था ही पार्ट। और हमने डिस्कस भी किया है कि तेलंगाना पर आक्रमण किया था 1308 में, किसने, 1308 में तेलंगाना पर अटैक किया था किसने, तेलंगाना पर अटैक किया था मलिक काफूर ने 1308। उस समय वहां पे रूल करते थे प्रताप रुद्र देव। प्रताप रुद्र देव जो बिलोंग करते हैं काकतीय डायनेस्टी या काकतीय वंश से, और यहाँ की राजधानी हुआ करती थी बारंगल। राजधानी क्या थी, बारंगल। इतनी बातें ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पे 1323 में जब अटैक किया गया है तो अगेन तेलंगाना के शासकों ने पराजय हासिल की है, यानी उन्हें अगेन हार मिली है, और अगेन तेलंगाना बन चुका है किसका पार्ट, दिल्ली सल्तनत का। क्लियर। इस समय क्या हुआ कि तेलंगाना को जीत लिया और तेलंगाना का नाम बदलकर सुल्तानपुरा कर दिया गया। समझिए, तेलंगाना का नाम इन्होंने क्या कर दिया था, सुल्तानपुर। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि तेलंगाना का नाम भी चेंज कर दिया है, इसे दिल्ली सल्तनत से मिलाने के साथ साथ इसका नाम कर दिया गया सुल्तानपुर। और फिर तेलंगाना का नाम सुल्तानपुर ही रहा कई दिनों तक। बट अगर हम बात करें व्हेन वी डिवाइड अ स्टेट इनटू टू पार्ट, जब हमने आंध्र प्रदेश को 2 पार्ट में डिवाइड किया और हमारा 29th स्टेट बना कौन सा, तेलंगाना। और जब ये 29th स्टेट बनाया हमने, तो हमने उसका नाम सुल्तानपुर नहीं रखा, हमने उसका नाम क्या रखा, तेलंगाना, जो एंशियंट या प्राचीन काल से ही उस जगह का नाम कहा जाता है। तो प्राचीन काल से उस जगह का नाम तेलंगाना था, इसलिए जब हमने 29 सेपरेट स्टेट बनाया तब उसका नाम भी क्या रखा गया, तेलंगाना। और ये कब बनाया गया था, ये बनाया गया था 2 जून यानी 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को, बाय द रिकमेंडेशन ऑफ बी.आर. कृष्णा कमेटी। तो बी.आर. कृष्णा कमेटी की रिकमेंडेशन पर, बी.आर. कृष्णा समिति की रिकमेंडेशन पर भारत का 29वां राज्य बना तेलंगाना, और उसी तेलंगाना को कैप्चर कर लिया था, जीत लिया था 1323 में गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र मुबारक मोहम्मद शाह तुगलक ने, और उसका नाम रख दिया था सुल्तानपुर। ये व्यक्ति जो थे, इनके पुत्री ने नाम बदलने का बड़ा शौक था। इन्होंने कई हिंदू शहरों के नाम क्या रख दिए, मुस्लिम रख दिए। जैसे कि देवगिरी, जो अभी मैंने बताया, देवगिरी जो उस समय के महाराष्ट्र की कैपिटल हुआ करती थी, उसका नाम इन्होंने दौलताबाद कर दिया था। उसी प्रकार यहाँ तेलंगाना का नाम क्या कर दिया, सुल्तानपुर कर दिया। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं और अब हम गौर करते हैं अगले मुद्दे के ऊपर, जो कि ये है। देखिए, गयासुद्दीन तुगलक जब रूल कर रहे थे ना दिल्ली में, और जब वो दिल्ली के सुल्तान थे, उसी समय दिल्ली में एक प्रसिद्ध, एक फेमस संत हुआ करते थे, एक प्रसिद्ध सूफी संत हुआ करते थे, जिनका नाम था निजामुद्दीन औलिया। तो हजरत निजामुद्दीन औलिया भी गयासुद्दीन तुगलक के ही कंटेम्परेरी थे, उन्हीं के ही क्या थे, समकालीन थे। और इसी तरह से क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि बताइए किसके समकालीन कौन से सूफी संत थे या कौन से
कौन से महान व्यक्ति किस शासक के समकालीन थे, इसी तरह से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। अब जैसे अगर हम एंशियंट पीरियड की बात करें तो कई सारी चीजें, अब आप लोगों से अगर पूछ लिया जाए, बताइए गौतम बुद्ध किसके समकालीन थे, गौतम बुद्ध किस शासक के समकालीन थे, बताइए क्या आंसर होगा। तो मैंने आप लोगों को पढ़ाया है, गौतम बुद्ध समकालीन थे हर्यक वंश के शासक जिनका नाम था बिंबिसार। लेकिन अगर ये क्वेश्चन आए कि गौतम बुद्ध और साथ ही महावीर स्वामी की जब डेथ हुई, जब मृत्यु हुई, उस समय उनके उस समय कौन सा रूलर रूल कर रहा था, तो उसका आंसर एक ही होगा। दोनों की मृत्यु के समय मगध पर रूल कर रहे थे अजातशत्रु। क्लियर, कौन रूल कर रहे थे, अजातशत्रु। तो इस तरह से चीजें पूछी जाती है, किसके समकालीन कौन थे, कौन से राजाओं के समकालीन कौन थे। यहीं पर अभी हम बात करें तो एक और सूफी संत जो जिनके द्वारा भारत में सूफीज्म आया है, वो अजमेर में जिनकी कब्र या जिनकी समाधि अजमेर में बनाई गई है, जिनका नाम था ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। तो आपसे ये क्वेश्चन ही पूछा जाएगा कि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती जो भारत में सूफीज्म को लाने वाले व्यक्ति माने जाते हैं, वो किसके समय आए थे, किसके साथ आए थे, या वो किसके समकालीन थे। तो आंसर होगा मोहम्मद गोरी। तो ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन इस तरह से पूछे जाएंगे आप लोगों से एग्जाम में। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट गयासुद्दीन तुगलक, और इन्हीं के कंटेम्प्रेरी, इन्हीं के समकालीन हुआ करते थे एक सूफी संत, एक महान सूफी संत जिनका नाम था हजरत निजामुद्दीन औलिया। इन्हीं के समकालीन थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, और इन्होंने ही, गयासुद्दीन तुगलक ने ही हजरत निजामुद्दीन औलिया को एक उपाधि दी थी, एक टाइटल दिया था। और ध्यान रखिए ये भी सूफी संत थे। पहली बात तो ये, आप लोग ये कंफ्यूजन नहीं होना, सूफी संत कहा जाता है इन्हें, सूफी सेंट या सूफी संत। इन्हें एक उपाधि दी थी गयासुद्दीन तुगलक ने, और इन्हीं की उपाधि का नाम था महबूब ए इलाही। तो ध्यान रखिएगा, he has a title या he had a title महबूब ए इलाही। महबूब ए इलाही। इस टर्म का या इस शब्द का मतलब ये होता है कि अल्लाह से मोहब्बत की जानी चाहिए। किस तरह, अल्लाह से महबूब की तरह, महबूब को मानकर, अल्लाह को महबूब मानकर क्या की जानी चाहिए, मोहब्बत की जानी चाहिए। और इसे ही हम क्या कहते हैं, मुस्लिम धर्म में इबादत करना। यानी मोहब्बत, अल्लाह से जब हम महबूब मानकर मोहब्बत करते हैं तो वो अल्लाह की इबादत करना क्या होता है, कहलाता है। तो अल्लाह की इबादत करना मतलब अल्लाह को महबूब मानकर उनके साथ क्या करना, मोहब्बत करना, दैट इज नोन एज इबादत। और यहाँ पे अगर बात की जाए निजामुद्दीन औलिया की, तो उन्हें ये उपाधि दी गई थी महबूब ए इलाही की, दैट वाज गिवन बाय गयासुद्दीन तुगलक। तो गयासुद्दीन तुगलक ने ही उन्हें ये उपाधि या ये टाइटल से सम्मानित किया था। आगे चलते हैं। एक तरफ दिल्ली के शासक थे गयासुद्दीन तुगलक, एक तरफ दिल्ली पे रूल कर रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, दूसरी तरफ दिल्ली में ही रहा करते थे निजामुद्दीन औलिया, जो कि एक प्रसिद्ध, एक फेमस सूफी संत थे। और दिल्ली की जनता उन्हें डाई हार्ड विश्वास करती थी, उन्हें काफी ज्यादा फॉलो किया करती थी। और आंख बंद करके भी अगर निजामुद्दीन औलिया कुछ बोल दें तो दिल्ली की जनता उनकी उस बात पर क्या कर सकती थी, भरोसा कर सकती थी। इट मीन्स निजामुद्दीन औलिया काफी प्रसिद्ध थे दिल्ली में, और दिल्ली की जनता का उनके ऊपर काफी फेथ था, काफी विश्वास था, काफी आस्था थी। क्लियर। लेकिन प्रॉब्लम ये थी, दिक्कत ये थी कि ये जो दोनों लोग थे, ये दोनों लोग एक दूसरे के दुश्मन थे, ये दोनों लोग एक दूसरे को पसंद नहीं करते थे। एक दूसरे के ये लोग क्या थे, शत्रु थे। क्लियर। ना तो निजामुद्दीन औलिया को ये पसंद थे और ना ही इन्हें वो पसंद थे। लेकिन इसके बाद भी ये दोनों एक दूसरे का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते थे, समझ गए। दोनों एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे। क्यों? क्योंकि ये तो सुल्तान थे और ये जो थे निजामुद्दीन औलिया, ये उस समय पर इतने फेमस थे कि वहां की जनता इनके ऊपर काफी फेथ रखती थी, विश्वास रखती थी। तो ये दोनों एक दूसरे का कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे। अच्छा, इस दुश्मनी का कारण क्या था, इस बात को समझते हैं। निजामुद्दीन औलिया जैसे सूफी संत से आखिर दुश्मनी का कारण क्या था? देखिए, कारण ये था कि एक बार खिलजी वंश के समय पर, खिलजियों के समय पर निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के सुल्तानों से काफी अधिक मात्रा में
जो है ऋण लिया था या उधार लिया था या लोन लिया था, काफी अधिक मात्रा में लोन लिया था और उसे चुकाया नहीं था। और जब गयासुद्दीन तुगलक ने उनसे वो पैसा चुकाने को कहा तो इन्होंने उसे चुकाने से मना कर दिया था। क्लियर? तो ये प्रॉब्लम थी, ये इशू था, द डिस्प्यूट बिटवीन बोथ ऑफ देम। तो जो इशू था वो ये था कि एक समय पर इन्होंने लोन लिया था दिल्ली के सुल्तानों से, काफी मात्रा में पैसा लिया था, ऋण लिया था, बट इन्होंने डिनाई कर दिया था वापस करने से। किससे मना कर दिया था? गयासुद्दीन तुगलक से। क्लियर? तो ये दुश्मनी का कारण था। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा दोनों के बीच में दुश्मनी का कारण, बट दोनों ही एक दूसरे का कुछ बिगाड़ नहीं सकते थे, दोनों ही एक दूसरे को कुछ नहीं कर सकते। अब देखिए क्या हुआ आगे। एक बार क्या हुआ कि 1325 में एक बार की घटना ये है, वंस अपॉन अ टाइम इन 1325 में बंगाल में इन्हीं के गवर्नर हुआ करते थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था, विद्रोह कर दिया था। समझ गए? तो बंगाल के गवर्नर ने रिवोल्ट कर दिया, बंगाल के गवर्नर ने क्या कर दिया? रिवोल्ट कर दिया, विद्रोह कर दिया। और अपने आप को एक स्वतंत्र शासक डिक्लेयर कर दिया। समझ गए? ही डिक्लेयर हिमसेल्फ एज अ इंडिपेंडेंट रूलर, और अलग कर लिया, अटैच सेपरेट कर लिया किससे? दिल्ली सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत से उसने अपने आप को स्वतंत्र कर लिया। क्लियर? और बोल दिया कि अब मैं एक स्वतंत्र शासक हूं और अब मैं दिल्ली सल्तनत के प्रति मेरी आस्था नहीं है, मैं इनको अब भेंट या अपना जो टैक्स है, जो ट्रिब्यूट है, वो नहीं दिया करूंगा। क्लियर? ये बात किसने कर दी? बंगाल के गवर्नर ने, और उसने रिवोल्ट कर दिया। अब इसी रिवोल्ट को शांत कराने के लिए गयासुद्दीन तुगलक अपनी सेना को लेकर कहां पहुंचे? बंगाल पहुंचे, उस विद्रोह को शांत करने के लिए, उस रिवोल्ट को कंट्रोल करने के लिए। क्लियर? इसी बगावत को रिजोल्व करने के लिए गयासुद्दीन तुगलक कहां गए? बंगाल पहुंचे। क्लियर? ये बात हो गई होगी, समझ में आप लोगों को आ गई होगी। और वो जैसे ही बंगाल पहुंचे, जैसे ही वो बंगाल गए, यहां दिल्ली में हजरत निजामुद्दीन औलिया ने एक भविष्यवाणी कर दी, एक फोरकास्टिंग कर दी, और अपनी भविष्यवाणी में उन्होंने ये कह दिया कि अब कभी भी, आज के बाद कभी भी गयासुद्दीन तुगलक दिल्ली लौटकर नहीं आएंगे। ये बोल दिया, ये भविष्यवाणी किसने कर दी? निजामुद्दीन औलिया ने, कि अब वो बंगाल चले गए हैं तो अब वो कभी भी दिल्ली लौटकर वापस नहीं आएंगे। क्लियर? ये घोषणा कर दी। तो ये बात ध्यान रखिए, ये घोषणा कर दी है। अब ये जो घोषणा की है, ये जब घोषणा की गई, अच्छा क्या घोषणा की गई कि अब ये कभी भी वापस लौटकर तो आएंगे नहीं। अब जब ये आएंगे ही नहीं तो आप सभी लोग, यानी जो दिल्ली की जनता है, आप सभी लोग अगला जो सुल्तान है वो गयासुद्दीन तुगलक के बेटे को क्या कर लें? मान लें। क्लियर? तो ये बात भी उन्होंने बोल दी कि अब आपके जो अगले सुल्तान होंगे वो इनके बेटे होंगे, जो कौन होंगे? जोना खां, इट मींस मोहम्मद बिन तुगलक। ये बात की फोरकास्टिंग किसने कर दी? गयासुद्दीन तुगलक ने। क्लियर? और साथ ही क्या हुआ कि जो उन्होंने लोन लिया था ना, जो कर्जा लिया था 5 लाख टंका का, 5 लाख टंका का लगभग उन्होंने लोन लिया था, और ये जो पूरा लोन था 5 लाख टंके का, वो उन्होंने वापस तो दिया नहीं था। तो दिल्ली की सभी जनता में, सभी लोगों में उन्होंने, सभी नागरिकों को एक एक टंका क्या कर दिया? बांट दिया। एक एक टंका सभी को क्या कर दिया? बांट दिया। एक टंका मतलब सिल्वर कॉइन्स को टंका कहा जाता था और कॉपर कॉइन्स को जीतल कहा जाता था। तो ध्यान रखिए कि क्या हुआ कि निजामुद्दीन औलिया ने क्या किया? एक एक टंका सभी जनता में बांट दिया और जनता से बोल दिया कि अब आपको क्या करना है, आपको ये बात समझ लें कि ये तो वापस आने नहीं वाले हैं, तो इन्हीं के बेटे को अगला क्या मान लो? सुल्तान मान लो। दिल्ली की जनता को ये बोल दिया। अच्छा, ये बात किसे पता चली? बंगाल में गए हुए गयासुद्दीन तुगलक को। जैसे ही उन्हें ये बात पता चली कि अच्छा ये ऐसी भविष्यवाणी कर रहे हैं जिसमें मुझे ऐसा बोला जा रहा है कि मेरी डेथ होने वाली है, मैं मरने वाला हूं, इन्हें काफी गुस्सा आया, काफी क्रोधित हो गए, और इसी एंगरनेस में उन्होंने अपने एक मैसेंजर को भेज दिया निजामुद्दीन औलिया के पास दिल्ली। समझ गए? देन ही सेंड हिज मैसेंजर टू निजामुद्दीन औलिया इन दिल्ली। और उस मैसेंजर ने गयासुद्दीन तुगलक के पास आकर कहा, वो जब मैसेंजर गयासुद्दीन तुगलक के पास गया तो उसने वो मैसेंजर जब निजामुद्दीन औलिया के पास पहुंचा तो उसने निजामुद्दीन औलिया से ये कहा कि सुल्तान का ये संदेश है कि मेरे दिल्ली आने से पहले ही, मेरे मतलब गयासुद्दीन तुगलक के दिल्ली आने से पहले ही तुम दिल्ली छोड़ के कहीं से चले जाना। समझ गए क्या बोल दिया इनको, निजामुद्दीन औलिया को, कि जैसे ही मैं आऊं ना, मेरे आने से पहले ही तुम दिल्ली छोड़कर चले जाना, नहीं तो तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा। कैपिटल पनिशमेंट यानी सबसे बड़ा जो दंड होता है वो तुम्हें दिया जाएगा,
और तुम्हें मृत्युदंड दे दिया जाएगा, तुम्हें फांसी दे दी जाएगी। क्लियर? ये बात किसने बोल दी है निजामुद्दीन औलिया से? उस मैसेंजर ने जिसे भेजा था गयासुद्दीन तुगलक ने। अब आप लोग ये बताइए, ऑब्वियसली किसी को गुस्सा आएगा जब किसी के बारे में आप ऐसी भविष्यवाणी कर देंगे कि भैया अब आप वापस नहीं आ पाओगे कभी भी, आप गए तो गए। क्लियर? तो उसे गुस्सा तो आएगा ही, और उसी गुस्से के कारण उसने अपने एक दूत को, अपने एक मैसेंजर को भेज दिया और उससे कहा कि जाके बोल के आओ उनको कि मेरे आने से पहले ही लौट जाना, दिल्ली से चले जाना, अदरवाइज तुम्हें मृत्युदंड दिया जाएगा। ये बात जैसे ही निजामुद्दीन औलिया ने सुनी, वैसे ही उन्होंने उस मैसेंजर से कहा कि हनुज दिल्ली दूर अस्त। क्या कहा? हनुज दिल्ली दूर अस्त। इट मीन्स कि जाकर अपने सुल्तान से कह दो कि तुम्हारे लिए दिल्ली अभी बहुत दूर है। हनुज, जाकर अपने सुल्तान से कह दो कि दिल्ली अभी बहुत दूर है तुम्हारे लिए, पहले दिल्ली आ जाओ फिर हम बात करेंगे। समझ गए? और मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं हो सकती है। जैसा मैंने भविष्यवाणी कर दी है वो एकदम सही होगी और तुम कभी दिल्ली नहीं आ पाओगे। उनके कहने का मतलब ये था। तो ध्यान रखिए, ये जो सेंटेंस है, ये जो वाक्य है, ये काफी फेमस है, काफी प्रसिद्ध है। हनुज दिल्ली दूर अस्त, हनुज दिल्ली दूर अस्त। और ये एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि ये सेंटेंस, ये नारा, ये वाक्य किसका है? तो ध्यान रखिए, हनुज दिल्ली दूर अस्त। This sentence was initiated by निजामुद्दीन औलिया, हनुज दिल्ली दूर अस्त। इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कौन सा सेंटेंस किसका है? तो ये सेंटेंस है निजामुद्दीन औलिया का। समझ गए ना? उसी प्रकार मैंने आप लोगों को एक सेंटेंस बताया था, 4 गज 24 4 उंगल 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मत चूको चौहान। ये सेंटेंस भी आपसे पूछा जाएगा। ये सेंटेंस किसका है? तो आपको बताना होगा। दिस सेंटेंस वाज क्रिएटेड बाई ये सेंटेंस लिखा है एक बुक के अंदर जिसका नाम था पृथ्वीराज रासो। और पृथ्वीराज रासो लिखा है किसने? चंद्रबरदाई ने। तो चंद्रबरदाई की बुक में ही ये सेंटेंस लिखा है। क्लियर? उसी प्रकार से यहाँ पर ये सेंटेंस किसका है? निजामुद्दीन औलिया का है कि हनुज दिल्ली दूर अस्त। अब वो मैसेंजर वापस गया किसके पास? गयासुद्दीन तुगलक के पास, और उनको जाकर बताया कि ये तो ऐसा बोल रहे हैं कि आप, मेरी भविष्यवाणी कभी गलत ही नहीं हो सकती, आप दिल्ली आकर बताइए फिर बात करेंगे। तब सबसे पहले तो गयासुद्दीन तुगलक ने जल्दी जल्दी बंगाल के उस विद्रोह को शांत किया और अति शीघ्रता के साथ, बहुत ही स्पीडली दिल्ली वापस आने की तैयारी में जुट गए। और वो जब रिवोल्ट नियंत्रित हो गया और वो दिल्ली वापस लौटने लगे। अब जब वो दिल्ली वापस लौटने लगे और वो दिल्ली की ओर बढ़ने लगे, और जैसे ही दिल्ली काफी नजदीक था, दिल्ली काफी पास में था, तब उन्हीं के एक बेटे ने, उन्हीं के पुत्र ने, जिसका नाम मैंने बताया मोहम्मद बिन तुगलक या जोना खां, उनके सम्मान में दिल्ली के निकट तुगलकाबाद में उनके सम्मान में एक लकड़ी का महल बनवाया। अब बताइए कि क्या कंस्पाइरेसी है, क्या षड्यंत्र है कि उन्हीं के बेटे ने उन्हीं के लिए या उन्हीं को मरवाने के लिए, उनकी हत्या करने के लिए लकड़ी का एक महल बनवाया। कहाँ बनवाया? दिल्ली के पास तुगलकाबाद में, ऑब्वियसली, क्योंकि ये बोला था ना कि दिल्ली नहीं आ पाओगे। तो दिल्ली के निकट ही 1325 में, कहां पर? तुगलकाबाद में। तुगलकाबाद दिल्ली के काफी नजदीक है, काफी निकट है। आज के समय तो दिल्ली में ही है। तो दिल्ली के ही निकट तुगलकाबाद में उन्होंने क्या बनवाया? एक लकड़ी का महल, इट मींस वुडन पैलेस। क्या बनवाया? वुडन पैलेस। और जैसे ही गयासुद्दीन तुगलक तुगलकाबाद तक पहुंचे, उनके बेटे ने उनसे कहा कि आपके सम्मान के लिए ये लकड़ी का महल बनवाया गया है, आप इसके अंदर जाकर विश्राम करिए और बताइए कि ये कैसा बना है और ये महल कैसा है। तो गयासुद्दीन तुगलक उस महल के अंदर प्रवेश करते हैं, उस महल के अंदर जाते हैं, और कुछ देर के बाद जो बाकी के जो लोग थे, उन लोगों के द्वारा क्या किया गया कि महल में आग लगाकर महल को गिरा दिया गया।
और उसी महल के अंदर डेथ हो गई किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की। तो क्लियर हो गया होगा आप लोगों को किस तरह से मृत्यु हुई थी गयासुद्दीन तुगलक की, क्लियर। और ऑब्वियसली दैट इसके पीछे जो थे वो उन्हीं के बेटे हुआ करते थे जिन्होंने ये लकड़ी का या वुडन का महल बनवाया था, जिसका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक, जो इतिहास का सबसे पागल या एंशिएंट रूलर के रूप में जाना जाता है, ऑब्वियसली बिकॉज ही वॉज मर्डरर ऑफ हिज फादर। कई इतिहासकारों का ऐसा कहना, हालांकि कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इट वॉज एन एक्सीडेंट, कि एक एक्सीडेंट था, बट कई इतिहासकारों का यह भी कहना है कि इट वॉज अ मर्डर बाई हिज ओन सन, कि एक मर्डर भी कहा है लोगों ने और ये भी कहा है कि एक्सीडेंट भी हो सकता है। बट जो भी हो, हम अभी यही मान के चल रहे हैं कि ही वॉज किल्ड बाई हिज सन, जिसका नाम क्या हुआ करता था, मोहम्मद बिन तुगलक। ध्यान रखिएगा। और चूंकि इनकी मृत्यु हुई तुगलकाबाद में, चूंकि मरे तुगलकाबाद में, इसलिए इनका जो मकबरा है वो भी कहां पर है, तुगलकाबाद में ही है। इनका जो समाधि है, इनका जो टॉम्ब है, वो भी कहां बनवाया गया, तुगलकाबाद में ही। क्लियर। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमने डिस्कस किया गयासुद्दीन तुगलक के बारे में, और इनकी मृत्यु हो जाने के बाद अगले जो शासक बनेंगे वो इन्हीं के पुत्र अगले शासक बनेंगे। ऑब्वियसली वही भविष्यवाणी कर दी थी निजामुद्दीन औलिया ने। तो अब जो अगले शासक बनेंगे वो इन्हीं के पुत्र बनेंगे, जिनका नाम होगा जोना खां, जो बनेंगे किस नाम से, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से, जो सबसे पागल या मूर्ख शासक कहलाते हैं इस सल्तनत के। एक चीज और ध्यान रखिएगा, भारत के इतिहास में या इंडिया की हिस्ट्री में, जब इंडियन हिस्ट्री की बात करते हैं तो खाली 2 ही रूलर हुए हैं जिनके महल लकड़ी के बने हुए थे। ओनली 2 इंडियन रूलर्स हु हैव वुडन पैलेसेस। तो ओनली 2 इंडियन रूलर्स हैं जिनके पैलेस, जिनके महल किसके बने हैं, लकड़ी के। सबसे पहला जो नाम आता है वो एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री के एक रूलर जिनका नाम था चंद्रगुप्त मौर्य। तो पहले रूलर जिनका महल लकड़ी का था वो था चंद्रगुप्त मौर्य। एंड द सेकंड रूलर वो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं, हु वाज गयासुद्दीन तुगलक या फिर गाजी मलिक। चलिए अब हम बात करेंगे अगले रूलर के बारे में इसी डायनेस्टी। चलिएगा तो हम बात करते हैं अगले शासक के बारे में इस डायनेस्टी के। और अब जो अगले रूलर होंगे आफ्टर गयासुद्दीन तुगलक या गयासुद्दीन तुगलक, तो पहले जो रूलर हमने डिस्कस किए हैं वो हैं गयासुद्दीन तुगलक। और इनके बाद रूलिंग करनी शुरू करी इन्हीं के पुत्र ने, इन्हीं के बेटे ने, जिसका नाम हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। चलिएगा तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं द सेकेंड रूलर ऑफ द तुगलक डायनेस्टी, तुगलक वंश के ही दूसरे शासक, जिनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक जिसका ओरिजिनल या रियल नाम जो था, वास्तविक नाम जो था, वो था जोना खान। क्या नाम था, जोना खान। क्लियर। बट ये जब रूलर बने, शासक बने, तो ये किस नाम से बने, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से। और इनका जो शासन काल रहा, जो रूलिंग पीरियड रहा, वो रहा अपने पिता की मृत्यु के बाद, यानी 325। और हमें पता है कि इन्होंने ही अपने पिता की हत्या करवाई थी एक लकड़ी का महल बनवाकर तुगलकाबाद के पास या तुगलकाबाद में ही। और इन्होंने रूलिंग की अपनी मृत्यु तक, यानी कि इनकी मृत्यु हुई थी 1351 में, यानी 1351। इट मीन्स कि इन्होंने रूल किया है 26 साल। क्लियर। इनकी मृत्यु, इनकी डेथ हुई 1351 में, 1351 में, यानी रूल किया 26 साल। अब देखिए हम डिस्कस करते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के बारे में। सबसे पहली बात, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। ये अपने पिता के सबसे बड़े पुत्र थे, और चूंकि उस समय नियम ही यही था कि जो सबसे बड़ा पुत्र होगा वही सबसे पहले क्या बनेगा, शासक बनेगा। तो ध्यान रखिए, ही वॉज द एल्डेस्ट सन ऑफ हिज फादर। नेक्स्ट पॉइंट, ही वॉज सेंट फॉर अ मिशन ड्यूरिंग हिज फादर्स रूल। इनके पिता के शासनकाल के समय इन्हें एक मिशन पर भेजा गया था। कहां पर, तेलंगाना। तो तेलंगाना के मिशन पर इन्हें भेजा गया था 1321 में, और 1323 1323 में। इट मीन्स 2 टाइम ही इन्हें भेजा गया था तेलंगाना में। और तेलंगाना के जो रूलर थे वहां पे प्रताप रुद्रदेव, उन्हें इन्होंने पराजित किया, जो कि काकतीय वंश के शासक थे और जिनकी कैपिटल हुआ करती थी वारंगल। तो उन्हें पराजित करके उन्होंने इस स्टेट को भी दिल्ली सल्तनत में ही क्या कर लिया, शामिल कर लिया था। हालांकि ये बातें हमने गयासुद्दीन तुगलक वाले टॉपिक में भी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और
सबसे खास बात देखिए, जब इनके इतिहास जब इतिहासकारों ने इनके जीवन को या इनके शासनकाल को स्टडी किया, जब रीड किया पूरी तरह से, तब एक इतिहासकार हुए जिनका नाम था एल्फिंस्टीन। एल्फिंस्टीन ने जब इनके जीवन को कंप्लीटली पढ़ा, इनके बारे में सब कुछ पढ़ा, तब उन्होंने कहा, वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे कि इनके अंदर पागलपन के कुछ अंश थे, समझ गए ना, या कुछ थोड़ा बहुत इनके अंदर पागलपन था, क्योंकि इन्होंने जो डिसीजन लिए उसके कारण इन्हें कहा गया कि इनके अंदर पागलपन था हल्का सा, और इसीलिए इन्हें कहा जाता है एक अमानवीय सनकी। इट मीन्स इनह्यूमन इसेंट्रिक। इनह्यूमन इसेंट्रिक इट मीन्स अमानवीय सनकी, या फिर एक पगला शासक या एक पागल शासक भी हम कह सकते हैं। तो ध्यान रखिए, इनह्यूमन इसेंट्रिक। इनह्यूमन इसेंट्रिक। इनह्यूमन इसेंट्रिक इट मीन्स अमानवीय सनकी। अमानवीय सनकी या सनकी शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। अगला पॉइंट, ही वॉज इंटरेस्टेड इन मेडिसिन, या हम बोल सकते हैं ही वॉज वेल वर्स्ड इन मेडिसिन। ये चिकित्सा शास्त्र का इन्हें अच्छा खासा नॉलेज था या एक्सपीरियंस था। एंड ऑल्सो स्किल्ड इन सेवरल लैंग्वेज लाइक पर्सियन, अरेबिक, संस्कृत। क्लियर? तो इन्हें कई लैंग्वेज का नॉलेज था, और साथ ही मेडिसिन यानी चिकित्सा शास्त्र का भी इन्हें अच्छा खासा क्या था? नॉलेज था या एक्सपीरियंस था। देखिए, ये सबसे विद्वान शासक माने जाते हैं। दिल्ली सल्तनत के सबसे पढ़े लिखे, सबसे विद्वान शासक कौन थे? मोहम्मद बिन तुगलक ही थे। फिर हम इन्हें इसेंट्रिक या फिर पगला या फिर सनकी क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने इतने ऐसे डिसीजन लिए, और उन डिसीजन के कारण इनकी जो जनता है वो काफी परेशान रही, इसीलिए इन्हें क्या कहा गया? सनकी शासक। क्योंकि ये तो पढ़े लिखे थे, इनके शासनकाल में इनकी जनता नहीं थी ना पढ़ी लिखी, और जो ये कहते थे, जो ये करते थे, उनकी जनता समझ नहीं पाती थी। तो कोई अगर पढ़ा लिखा व्यक्ति है, तो कोई और सामने वाला भी पढ़ा लिखा होना जरूरी होता है। क्लियर? तो इंसेन सुल्तान या पागल सुल्तान किसे कहा जाता है दिल्ली सल्तनत में? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, सबसे पढ़ा लिखा शासक, समझ गए? दिल्ली सल्तनत का सबसे विद्वान शासक, सबसे पढ़ा लिखा शासक, सबसे पढ़ा लिखा जो सुल्तान हुआ वो मोहम्मद बिन तुगलक हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि इसकी जनता में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था। प्रॉब्लम क्या थी? कि इसकी जनता में कोई भी पढ़ा लिखा नहीं था, इसलिए इसकी बात जनता को, और जनता को इसकी बात समझ में नहीं आती थी। क्लियर? ना तो ये जो बोलना चाहता था वो जनता समझ पाती थी, और ना ही जनता जो बोलना चाहती थी या जनता जो चाहती थी वो ये नहीं समझ पाता था। इसलिए जनता इससे और ये जनता से, दोनों ही एक दूसरे से क्या थे? परेशान थे। ये बात कही है एक इतिहासकार ने जिनका नाम था जियाउद्दीन बर्नी। जियाउद्दीन बर्नी ने कहा है कि ये जनता से और जनता इनसे परेशान थी। समझ गए? जियाउद्दीन बर्नी ने एक बुक भी लिखी है जिसमें मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर काफी डिस्कशन किया गया है। हालांकि वो बुक लिखी गई फिरोज शाह तुगलक के ऊपर, जिसका नाम है फुतुहात फिरोज शाही। तो बर्नी एक इतिहासकार हैं उस समय के, उन्होंने एक बुक लिखी फुतुहात फिरोज शाही, जो बेसिकली बात की जाए तो इनके छोटे भाई इट मीन फिरोज शाह तुगलक के जीवन पर है, बट उसमें हल्का सा डिस्कशन किया गया है मोहम्मद बिन तुगलक के ऊपर ही। और उन्होंने ही कहा है मोहम्मद बिन तुगलक को कि जनता उनसे और वो जनता से परेशान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। इनके जो मंत्री परिषद में जो मंत्री थे, जो मिनिस्टर्स थे, जो अमीर थे, जो मलिक थे, वो लोग भी ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। तो वो लोग भी जो है समझ नहीं पाते थे इनकी बात क्या बोलना चाह रहे हैं, तो वो समझ नहीं पाते थे क्या हो रहा है। इस शासक को सबसे ज्यादा जाना जाता है इनके 5 एक्सपेरिमेंट्स के लिए। इन्हें एक्सपेरिमेंट करने का काफी शौक था, समझ गए? और इन्होंने 5 ऐसे डिसीजन लिए हैं अपने शासनकाल में जो बुरी तरह से फेल हो गए हैं, और उसी कारण ये सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हैं, और उसी कारण इनके ऊपर से क्वेश्चन भी एग्जाम में बनते हैं, समझ गए? इसीलिए ध्यान रखिए, जब मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल को, क्योंकि 5 एक्सपेरिमेंट फेल रहे, 5 के 5 एक्सपेरिमेंट, तो जब इनके शासनकाल को एक इतिहासकार जिनका नाम था एल्फिंस्टीन, जब उन्होंने पढ़ा इसको, सब कुछ रीड करा इनके शासनकाल के बारे में, तब वो इस कंक्लूजन पर पहुंचे, इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि इस शासक के अंदर, इस रूलर के अंदर पागल के कुछ अंश थे, समझ गए ना? सम पार्ट जो थे वो पागल के थे, इसलिए उन्होंने कहा एक पागल शासक है, इंसेन रूलर। चलिए, ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर इन अरेबिक एंड पर्सियन। अरबी और फारसी भाषा का काफी अच्छा क्या था? ज्ञान था। ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर but in which language? In Arabic and
पारसी या पर्शियन। अरबी और पर्शियन भाषा का अच्छा खासा नॉलेज था या ज्ञान था। क्लियर। साथ ही अदर सब्जेक्ट्स के भी ये वेल वर्स्ड थे। कुछ अन्य सब्जेक्ट्स के भी क्या, अदर सब्जेक्ट्स के भी क्या थे, वेल वर्स्ड थे। तो अगर हम कुछ अन्य सब्जेक्ट की बात करें जिनका इनको अच्छे से नॉलेज था या ठीक तरह से नॉलेज था, तो ध्यान रखिएगा, दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक ही किसे कहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को। दिल्ली सल्तनत का सबसे पढ़ा लिखा शासक किसे कहा जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक को। क्योंकि इतनी सारी लैंग्वेज का नॉलेज है, अरबी, पर्शियन। इसके अलावा अगर अन्य सब्जेक्ट की बात करें तो गणित, इट मींस मैथमेटिशियन या मैथमेटिक्स, गणित यानी मैथ्स। एस्ट्रोलॉजी, इट मींस ज्योतिष शास्त्र। खगोल शास्त्र, इट मींस एस्ट्रोनॉमी यानी खगोल शास्त्र। एस्ट्रोलॉजी, इट मींस ज्योतिष शास्त्र। सांख्यिकी, सांख्यिकी का मतलब होता है स्टेटिस्टिक्स। इसके अलावा रीजनिंग, इट मींस तर्कशास्त्र। और चिकित्सा, जो बता ही चुका हूं पहले, मेडिकल साइंस या मेडिसिन। इन चीजों का भी, इन सब्जेक्ट्स का भी इन्हें अच्छा खासा क्या था, नॉलेज था, या ही वॉज वेल वर्स्ड इन मैथमेटिक्स, एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी, इसके अलावा स्टेटिस्टिक्स, रीजनिंग एंड मेडिसिन या मेडिकल साइंस। इन सब्जेक्ट्स के बारे में इन्हें अच्छा खासा क्या था, एक्सपीरियंस था। ठीक है, आगे चलते हैं। 1333 में इन्हीं के शासनकाल के समय, ड्यूरिंग हिज रूल, ट्रेवलर वाज कम, एक यात्री इनके शासनकाल के समय पर इनके दरबार में आया, और वो जो फेमस यात्री था उसका नाम था इब्न बतूता। तो ध्यान रखिए क्वेश्चन और ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। इन 1333 1333 में ही एक अफ्रीकन ट्रेवलर इनके समय पर इनके दरबार में आया था। एक अफ्रीकन ट्रेवलर इनके दरबार में आया, और उस अफ्रीकन ट्रेवलर की अगर बात की जाए तो उसका नाम था इब्न बतूता। और इब्न बतूता की बात की जाए, ही वॉज फ्रॉम मोरक्को। किस देश का निवासी था इब्न बतूता? मोरक्को का। क्योंकि इब्न बतूता एक पढ़ा लिखा व्यक्ति था, ही वॉज इंटेलेक्चुअल। तो ये एक इंटेलेक्चुअल, विद्वान या पढ़ा लिखा व्यक्ति था, इसलिए जब इब्न बतूता से मोहम्मद बिन तुगलक मिले तो उनसे मिलकर वो काफी खुश हुए, काफी प्रसन्न हुए। किससे मिलकर? इब्न बतूता। अब दो पढ़े लिखे व्यक्ति मिल गए तो काफी खुशी हुई मोहम्मद बिन तुगलक को, चलो कोई तो पढ़ा लिखा मिला मुझसे। तो ही वॉज वेरी हैप्पी विथ मीटिंग, ही वॉज वेरी हैप्पी बाई मीटिंग विथ इब्न बतूता। और काफी खुश होने के बाद इन्हें उसने अपॉइंट कर दिया एक बड़ी पोस्ट पर, दैट इज नोन एज काजी। इन्हें किस पद पर अपॉइंट कर दिया गया? काजी के पद पर। देखिए, काजी की अगर बात की जाए ना, तो काजी वर्ड आप लोगों ने काफी सुना होगा, काफी सुनते होंगे आप लोग। काजी एक रिलीजियस पोस्ट होती है, एक धार्मिक पद होता है, और काजी का काम होता है रिलीजियस जस्टिस यानी कि धार्मिक न्याय करना। इस्लाम धर्म में जो धार्मिक न्याय करने का काम करते हैं वो कौन करते हैं? काजी। तो इन्हें काजी की पोस्ट पे अपॉइंट किया गया। साथ ही जब इन्होंने चीन के राजा को एक दूत मंडल भेजा अपनी साइड से, अपनी तरफ से एक दूत मंडल भेजा, एम्बेसडर्स भेजे किसके पास? चीन के राजा या चीन के शासक के पास। तो उस दूत मंडल में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट एम्बेसडर बनाकर भी किसे भेजा था? इब्न बतूता को। तो ये बात भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। देखिए, इब्न बतूता जब वहां पे रहा उनके शासनकाल में कई वर्षों, जैसे कि इब्न बतूता की बात की जाए तो 8 ईयर तक रुका था वो, और फिर वो अपने देश चला गया था। 8 ईयर्स जो है वो दिल्ली सल्तनत में रहा, और 8 ईयर्स में रहने के बाद जब उसने दिल्ली सल्तनत के पॉलिटिकल, रिलीजियस, सोशल, इन सारी चीजों को देखा, तब उसने एक बुक लिखी, और उस बुक में सबसे ज्यादा वर्णन जो किया गया वो किसका किया गया? मोहम्मद बिन तुगलक का। उस बुक का नाम था किताब उल रहला, या ज्यादातर एग्जाम में सिर्फ रहला ही पूछ लेते हैं कि रहला बुक के राइटर कौन है। तो इन्होंने ही एक बुक लिखी है जिसका नाम है रहला, और रहला बुक के अंदर बात की गई है मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, और उस बुक से जानकारी मिलती है तुगलक डायनेस्टी के समय की इंडिया की पॉलिटिकल
कंडीशन, रिलीजियस कंडीशन या सोशल या इकोनॉमिकल कंडीशन के बारे में। क्लियर, आगे चलते हैं। इस बुक के अंदर या इस बुक को पढ़ने पर हमें तीन इंपॉर्टेंट चीजें पता चलती है, तीन मुख्य बातें जो इस रहला या किताबुल रहला नामक बुक में बोली गई हैं। सबसे पहली बात, इस बुक से हमें सबसे पहले पता चलता है थ्री इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दैट वी गेट फ्रॉम द बुक रहला। तो रहला से हमें प्राप्त हुए तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, जिनमें सबसे पहला फैक्ट ये है कि हमें पता चला पहली बार कि भारत और इंडिया और मोरक्को के साथ में, इंडिया और मोरक्को के बीच में व्यापार किया जाता था या ट्रेड हुआ करता था। देखिए, मोरक्को की बात की जाए ना, तो आप अफ्रीका का जब मैप देखते हैं, जब अफ्रीका का आप नक्शा देखते हैं, तो अफ्रीका के नॉर्थ वेस्ट में, उत्तर और पश्चिम में एकदम समुद्र से लगा हुआ, भूमध्य सागर या अटलांटिक ओशियन से लगा हुआ छोटा सा देश आता है मोरक्को, है ना। डेजर्ट कंट्री समझी जाती है मोरक्को अफ्रीका की। तो वहां तक इंडिया का क्या होता था, ट्रेड होता था, समझ गए ना। दिस बुक हैज डिस्क्रिप्शन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को। तो इंडिया और मोरक्को के बीच में ट्रेड किया जाता था, व्यापार किया जाता था। इस बात की जानकारी हमें पता चलती है किस बुक से, रहला नामक बुक से। ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड मोरक्को, ट्रेड बिटवीन चलिए, सेकंड जो खास बात हमें पता चलती है वो ये है कि इन्होंने इस बुक में दिल्ली शहर को, दिल्ली सिटी को कहा है द मोस्ट प्रोस्पेरियस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे समृद्ध, सबसे प्रोस्पेरियस शहर, मोस्ट प्रोस्पेरियस सिटी ऑफ द वर्ल्ड, विश्व का सबसे समृद्ध शहर इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है किसे, दिल्ली को, अपनी इस बुक में। समझ गए, तीसरा पॉइंट। तीसरी इंपॉर्टेंट बात जो इन्होंने अपनी बुक में कही है कि मोहम्मद बिन तुगलक का लगभग पूरे इंडिया पर ही क्या था, कब्जा था, पूरे भारत पर इनका क्या था, नियंत्रण था। ये कंट्रोल ऑल ओवर दी इंडिया, बट तीन ऐसे स्थान थे जिस पर इनका नियंत्रण नहीं था। ये बात भी इस बुक में उन्होंने लिखी है, तो ध्यान रखिए, ही कंट्रोल ऑल ओवर द इंडिया बट ओनली 3 प्लेसेस वेयर ही डिड नॉट कंट्रोल। तो तीन स्थान जिन पर इन्होंने नियंत्रण नहीं किया या उनका नियंत्रण नहीं हो पाया, वो 3 प्लेस थे, कश्मीर, दूसरा था बलूचिस्तान, और तीसरा प्लेस था राजपूताना। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे, कश्मीर के बारे में तो सुना ही है, भारत का एकदम नॉर्दर्न स्टेट है। बलूचिस्तान पाकिस्तान के अंतर्गत या पाकिस्तान में आता है, अफगानिस्तान से लगा हुआ। और राजपूताना कहा जाता है था उस समय राजस्थान, जो आज का राजस्थान है, आज का राजस्थान और गुजरात, ज्यादा हिस्सा राजस्थान का, वहां पे राजपूत रूलर्स ही रूल किया करते। जैसे मेवाड़ हमने डिस्कस किया, मेवाड़ स्टेट, तो उस रीजन को, खासतौर से राजस्थान को, जहां राजपूत होते थे, उन्हें कहा जाता राजपूताना। क्लियर हो गई बात। इन 1333 अफ्रीकन ट्रेवलर इब्न बतूता केम इन हिज कोर्ट, ही राइट अ बुक ऑन हिज एंटायर किंगडम, दिस बुक इज नोन एज रहला। In this book we get 3 important facts. First of all, trade between India and Morocco. Second, he declared Delhi is the most prosperous city of the world. And third one is he didn't control over the 3 regions. These 3 regions are known as Kashmir, Balochistan and Rajputana. Kashmir, we all know about the Kashmir. Second, Balochistan is a part of Pakistan now. And third one is Rajputana. राजपूताना उस समय का, आज के समय का राजस्थान या गुजरात के पार्ट को हम कहते हैं। तो हल्की सी जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी इब्न बतूता से रिलेटेड। देखिए, यहाँ पे एक बात ध्यान रखिएगा, इब्न बतूता कहाँ का नागरिक था, मोरक्को का। और इब्न बतूता को 2 काम हो गए, एक तो ये कि उन्हें बनाया गया काजी, दिल्ली शहर का काजी किसे बना दिया था, इब्न बतूता को। और दूसरा, जब चीन के राजा के पास इन्होंने अपना दूत मंडल भेजा था, तो उस दूत मंडल का मुख्य भी किसे बनाया गया था, इब्न बतूता को ही। क्लियर। एक बात और ध्यान रखिएगा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट बस, इनके दरबार में आने वाले लोगों से रिलेटेड। तो इन्हीं के कोर्ट में एक जैन संत भी रहा करते थे, जैन प्रीस्ट या जैन संत, जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। क्लियर। तो जिन प्रभा सूरी इज अ जैन सेंट इन हिज कोर्ट। इनके दरबार में रहने वाले एक जैन संत थे, एक जैन प्रीस्ट थे, जिनका नाम था जिन प्रभा सूरी। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है
कि ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि मोहम्मद बिन तुगलक के समय पर कौन से जैन संत हैं जो रहा करते थे या उनसे रिलेटेड थे। तो आंसर होगा जिन प्रभा सूरी। क्लियर। अब देखिए एसएससी में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं या ये क्वेश्चन पूछे गए हैं कि दिल्ली सल्तनत में किस शासक, दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य, क्योंकि अभी बताया ना कि पूरे देश पर कंट्रोल था इंडिया पे 3 जगहों को छोड़कर, तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे ज्यादा वेतन पाने वाली सेना किसके पास थी। क्लियर। तो क्वेश्चन ये आएगा दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा और ये पूछा गया है एसएससी में, कई बार ये क्वेश्चन आया है। तो दिल्ली सल्तनत में सबसे बड़ा साम्राज्य और सबसे बड़ी सेना रखने वाला शासक कौन था। आंसर क्या होगा, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक हैड अ बिगेस्ट एम्पायर, मोहम्मद बिन तुगलक हैड अ बिगेस्ट एम्पायर एंड बिगेस्ट पेड आर्मी इन दिल्ली सल्तनत। क्लियर। 2016-17 के एसएससी के एग्जाम में ये जो क्वेश्चन है ये पूछे गए हैं। क्लियर। चलिए आगे चलते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक वाज फर्स्ट सुल्तान हु ट्राइड टू प्रोहिबिट सती सिस्टम इन इंडिया। मोहम्मद बिन तुगलक ही भारत का पहला शासक था या दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने कोशिश की सती सिस्टम या सती प्रथा को क्या करने की, समाप्त करने की या उसे रोकने की या उस पर प्रतिबंध लगाने की।